संस्कार में झुक जाऊं वो अलग बात है, पर गलत के आगे झुक जाऊं ऐसा मेरा किरदार नहीं। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का डीडी बिहार के मॉर्निंग शो बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। जीवन में हम सभी के एक अलग अलग किरदार होते हैं और उन किरदारों के माध्यम से अगला और ख़ुद हम तय करते हैं कि हमारा जो किरदार है और हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। और अपने किरदार से ही व्यक्तित्व के पहचान होती है, असल पहचान होती है। और जब बात संस्कारों की आती है तो कहते हैं कि हमारे संस्कार कुछ ऐसे हैं, हमारे बड़ों ने कुछ ऐसे संस्कार हम में डाले हैं कि हमेशा हम विनम्र रहते हैं अपने बड़ों के समक्ष और उनके समक्ष हमेशा झुके हुए रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के सामने भी जो गलत है उसके सामने भी झुक जाएं, बल्कि अपने संस्कारों से हम सामने वालों को भी विनम्र करना, झुकाना जानते हैं। और नैतिकता सिर्फ सीखनी ही नहीं चाहिए बल्कि अगले को सिखानी भी चाहिए। यह तो हमारे संस्कृति की पहचान है, तो इसलिए हमारे विरासत, हमारे संस्कृति से आप हमेशा जुड़े रहें। इसलिए और ये भी कहा जाता है कि जो आप सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो व्यवहार मिलाते हैं, अगर सामने वाला उसमें एक ऊर्जा महसूस करे तो आप समझ जाइए कि आपने किसी महात्माओं के विचारों को अपनाया है और उनके रास्ते पर आप चल पड़े हैं। इसलिए तो हमारे देश में ऐसे कई सारे महात्मा हुए जिन्होंने अपने विचार दिए, यानी कि उन्होंने जो जीवन जिया, जो संघर्ष किया, वही तो हम सबके लिए विचार है। इसलिए तो उनके विचार आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक है और जीवित है। देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। जो लोग बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं, पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, एथलीट बनना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए आज का शो काफ़ी खास होने जा रहा है, क्योंकि उसी क्षेत्र से, उसी प्रोफेशन से जुड़े एक बड़े मेहमान को हमने अपने खास कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। उनसे आपको हम परिचय कराएंगे कि उसके पहले उनकी जो उपलब्धियां हैं कुछ मैं बताना चाहूँगा कि पावर लिफ्टिंग कि वो दुनिया से आते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने मेडल जीतकर स्टेट का नाम रोशन किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए राज्य स्तर पर। और उन्होंने इसी के साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि 2025 में उन्होंने जीता, और वो है कि पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल हासिल किया है और भारत को गौरवान्वित किया। उनसे रूबरू कराएं उसके पहले हम देखते हैं पटना के अमित किशन जी के बारे में, उनकी उपलब्धियों भरी एक छोटी सी झलक। पटना के रहने वाले अमित किशन ने राज्य और देश के अंदर पावर लिफ्टिंग के खेल को चर्चा में ला दिया है। अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच जापान में हुए एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में अमित देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। उनकी इस जीत ने देश को पावर लिफ्टिंग में एक उम्मीद भी दी है। अपने पर्सनैलिटी पर कमेंट सुनकर अमित ने जिम की शुरुआत की थी। मोइनुल हक स्टेडियम के ओपन जिम में अमित को भार उठाते देख बिहार पावर लिफ्टिंग के सचिव अशोक कुमार मेहता उनके पावर लिफ्टिंग गेम के मार्गदर्शक बने। अमित ने अपना पहला पावर लिफ्टिंग मैच नालंदा में सीनियर और जूनियर दोनों ही कैटेगरी में खेला और 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल भी जीता। इसके बाद अमित के सीनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल का सिलसिला शुरू हो जाता है। कई प्रतिस्पर्धाओं में जीत हासिल की। कोविड की वजह से बंद हुए जिम और खेल ने इन्हें अंदर तक तोड़ने की कोशिश की, मगर अमित फिर एक चैंपियन की तरह खड़े हुए और अपना खेल जारी रखा। कई राष्ट्रीय स्तर के मैच खेले और बेहतरीन प्रदर्शन किया। अमित ने इसी वर्ष पंजाब के फगवाड़ा में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी 182.5 किलोग्राम भार उठाकर बेंच प्रेस में रजत पदक जीता था। इसके बाद ही इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए हुआ और देश और राज्य को गौरवान्वित किया। अमित की सफलता से इनके घर के सभी सदस्य काफी खुश हैं। वहीं मोहल्ले के युवा और बच्चे अमित को अपना आदर्श भी मानने लगे हैं।
आइए बिना देर किए हुए इनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस पे अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट अमित किशन जी। बहुत बहुत स्वागत अमित किशन जी बिहार में आपका। नमस्कार सर। तो अमित किशन जी, हमने सुना है कि जो लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं, जिम जाते हैं और जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी एज पता नहीं चलती है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी एज क्या हो रही है, वेट कितना है आपका? सर मेरी एज अभी 31 हो रही है एंड करंट जो मेरा बॉडी वेट है वो अभी 121 किलोग्राम्स है। ओके। तो एथलीट एक्टिविटी में आप कब से हैं, कितने वर्ष हो गए? सर मुझे जिम जाते हुए तो करीब 12 साल हो गए एंड मुझे सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने जिम लेकर गए थे ताकि तुम अपनी बॉडी बनाओ, फिट रहो। मेरा कभी ऐसा गोल नहीं था कि मैं आगे चल के पावर लिफ्टिंग करूँगा या फिर पावर लिफ्टर बनूंगा, ऐसा मेरा कोई गोल नहीं था। मैं बस फिटनेस के दृष्टिकोण से जिम जाता था कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी करनी है, अच्छा दिखना है एंड एज सच कोई मेरा ये गोल नहीं था कि मुझे पावर लिफ्टर बनना है। ओके। मतलब कि हमने सुना है कि जो लोग जिम जाते हैं या फिर जिम जाना स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे एक मकसद होता है, एक रीज़न होता है। एक तो पहला ब्रेकअप और दूसरा कि उसे मतलब कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। तो ऐसा आपके साथ भी कुछ था? नो सर, ब्रेकअप एंड इन सब चीज़ों का कोई बात तो नहीं था। बस ये था कि काफ़ी दुबले पतले थे शुरुआत में, मैं काफ़ी दुबला था तो मुझे काफ़ी कमेंट सुनने को मिलते थे। स्कूल में काफ़ी बुली भी हुआ था जो कि आम बात है मतलब स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए। एंड सो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा प्रेरित होकर मुझे लगा कि जिम जाना चाहिए एंड अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहिए, थोड़ा अच्छा करना चाहिए। बस यही रीज़न था सर जिम जाने का। आपको देखकर लगता है कि आप काफ़ी हैवी डाइट आप भी लेते हैं, तो आपके डाइट के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। क्या डाइट में आपने शामिल करते हैं, क्या कितना वर्कआउट आप कराता है, डेली का शेड्यूल आपका कैसे रहता है, बीतता है, उसके बारे में बताएं। सर जैसे हमारा जो अभी करंट का मेरा डाइट है, जो अभी क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स में आ गए हैं, सो हमारा जो डाइट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट रहता है। तो हमें जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारा रहता है पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट हमें 2 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना रहता है ताकि हम जो हमारा मसल मास है बॉडी को उसको मेंटेन कर सकें। एंड मेरे दिन की भी शुरुआत वही होती है कि मैं सुबह उठता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मेरा जो काम रहता है मैं वो करता हूँ। जिम में शाम को जाना प्रेफर करता हूँ। 4 बजे से मेरा जिम का सेशन रहता है, करीब 2 से ढाई घंटे का मेरा सेशन रहता है एंड वो कंप्लीट करने के बाद मैं वापस घर आता हूँ। एंड हमारा जो डाइट रहता है वो हम लोग छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर थ्रू आउट द डे हम लेते हैं ताकि वो जो भी हम लोग खा रहे हैं वो अच्छे से हमारे शरीर को अब्जॉर्ब हो सके एंड एक बार में कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। ओके जी। तो पावर लिफ्टिंग की शुरुआत हुई कैसे, मतलब कि इंटरेस्ट जगह कैसे, किसी ने कहा, किसी से प्रेरणा मिली, शुरुआत कैसे होती है इसकी? सर पावर लिफ्टिंग की शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि मैं 2015 में मोइन अलग स्टेडियम में एक जिम हुआ करता था, मल्टी जिम करके एक हुआ करता था जो कि सरकार के द्वारा संचालित था। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी अशोक कुमार मेहता सर से, जो कि हमारे बिहार पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। सो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इतना अच्छा जिम करते हो, इतना अच्छा वर्कआउट करते हो, तो क्यों नहीं तुम पावर लिफ्टिंग ट्राई करो। तो उस समय मेरा रिएक्शन ये था कि सर ये पावर लिफ्टिंग होता क्या है क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सो सर ने मुझे समझाया कि एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है एंड इससे काफ़ी नौकरियां भी मिलती हैं एंड काफ़ी तुम जिस तरह से जिम करते हो, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट, तो तुम काफ़ी अच्छा इसमें प्रदर्शन कर सकते हो। तो सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड 2017 में पहला मेरा स्टेट कंपटीशन मैंने खेला जो कि नूर सराय नालंदा में हुआ था। एंड वहाँ पर सर ने मुझे बुलाया, बोला कि तुम यहाँ पर परफॉर्म करके देखो कि तुमको कैसा रिस्पांस मिलता है, कैसा परफॉर्म करते हो। सो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया एंड मुझे वहाँ पर सर 2 सीनियर कैटेगरी में 2 सिल्वर प्राप्त हुए एंड जूनियर कैटेगरी में 2 गोल्ड प्राप्त हो गए। तो इससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ गया एंड इसी मेडल के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन आगामी जो सीनियर नेशनल होने वाला था अगले साल 2018 जनवरी में, सो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एंड फिर मैं कोयम्बटूर तमिलनाडु गया था वो खेलने के लिए एंड वहाँ पे भी सर मुझे ब्रॉन्ज मेडल ओवरऑल पावर लिफ्टिंग में प्राप्त हुआ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। सो तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर उस चीज़ को। तो पावर लिफ्टिंग के करियर में अभी तक अमित किशन जी आपने कितने मेडल हासिल किए हैं अभी तक? सर स्टेट और जोनल में तो अब काफ़ी ज़्यादा मेडल हो गए। नेशनल में मैंने सर 2 मेडल जीते हैं, एक जो मैंने जूनियर नेशनल में जीता था कोयम्बटूर तमिलनाडु में
एंड दूसरा इसी साल फगवाड़ा पंजाब में मैंने एलपीयू में सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था, जिसमें बेंच प्रेस से मुझे सिल्वर मेडल आया। तो वो सिल्वर मेडल मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि जूनियर नेशनल में मेडल लाने के बाद सर मैं बहुत बारी पार्टिसिपेट किया चैम्पियनशिप्स में, लेकिन मैं मेडल नहीं ला पा रहा था। कभी 5th रैंक आ रहा था, कभी 6th रैंक आ रहा था, कभी 7th रैंक आ रहा था। तो जब ये सिल्वर मेडल मुझे मिला तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मेरे पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स के बाद मैंने ये हासिल किया था। एंड इसी मेडल के बेसिस पे सर मेरा सिलेक्शन अभी हाल ही में इसी महीने जो एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुआ हिमेजी जापान में, उसमें हुआ। तो सर मैं इसी मेडल के बेसिस पे वहाँ खेलने गया एंड भगवान का आशीर्वाद, आप लोग की दुआ से वहाँ पर मुझे गोल्ड प्राप्त हुआ। जी, तो इतनी बड़ी मतलब कि इतना बड़ा एक तरह से देखा जाए तो उपलब्धि आपको हासिल हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत का नाम भी आपने ऊंचा किया है। मतलब कि उम्मीद थी कि ऐसा मतलब कि हो पाएगा, मतलब कि पहले से भी ऐसा कुछ अंदाज़ा कि हाँ मैं इस कैटेगरी में हूँ तो हाँ जीत के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हूँ, और रिएक्शन कैसा था? सर जैसे कि इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरा एक सपना हुआ करता था कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, और मतलब पीछे इंडिया लिखा होना चाहिए, उसके नीचे अपना नाम होना चाहिए। तो ये एक सपना था मेरा, जो कि सबसे पहले वो पूरा हुआ। एंड मेडल की जहाँ तक बात है तो मैं कभी भी मेडल का सोचकर गेम खेलने नहीं जाता हूँ। मैं ये सोच कर जाता हूँ कि मुझे स्टेज पे जाकर एंजॉय करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। एंड मेडल अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो ये मेरा माइंडसेट होता है जाने के लिए। कभी मैं मेडल का सोच कर नहीं जाता हूँ। सो इस बार मैं सोच कर नहीं गया था कि मेरा मेडल आएगा या फिर ये आएगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो हमने बहुत कुछ सीखा है कंपटीशन से, बस मेरा ये माइंडसेट रहता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात होता है कि लक्ष्य पर आप हमेशा फोकस रहते हैं, और ये वजह कि आपने लक्ष्य को भेदा और वो गोल्ड मेडल आपके पास है। आपकी इस उपलब्धि के बाद आपके जो गुरु हैं गौतम सिंह, उन्होंने एक मैसेज भी दिया है। एक वीडियो के जरिए हम रिएक्शन देखते हैं, प्रतिक्रिया देखते हैं कि जो अमित किशन जी हैं उनके गुरु क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में। एक छोटी सी वीडियो। जैसे कि अमित किशन से हम करीब करीब पिछले 9 साल पहले मिले थे। वो इंटरेस्टेड था पावर लिफ्टिंग को लेके, तो हम लोग फर्स्ट गेम खेले थे बिहार शरीफ नवादा में, लगभग 8 साल पहले खेले थे। उसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ उसने पहला गेम जीता था। तो अभी लास्ट गेम शायद फगवाड़ा में उसने जीता है अभी रिसेंटली। उसके बाद उसका चयन हुआ है एशियन पैसिफिक के लिए, उसमें उसने बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीता, जो कि बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और सबसे ज्यादा बिहार के लिए। कोई बिहारी लड़का इंटरनेशनल लेवल पर जाकर गोल्ड जीत रहा है, बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। हेलो, मेरा नाम आनंद मेहरा है, मैं एक एथलीट हूँ। लॉकडाउन से पहले मैं 100 मीटर स्प्रिंट करता था। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, जहाँ मेरा इंटरेक्शन एक अमित किशन भैया से हुआ, जिनके नाम आज पूरे बिहार, पूरे भारत और पूरे जापान में भी हैं। उन्होंने अभी एशियन पैसिफिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो मेरा इंटरेक्शन जब अमित किशन भैया से हुआ तो मैंने मेरा पोटेंशियल देखते हुए उन्होंने मुझे बोला कि तुम पावर लिफ्टिंग ट्राई करो, और फिर उन्होंने कुछ अपना गाइडेंस दिए, और उनके गाइडेंस से आज मैं भी पावर लिफ्टिंग में नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ। वो मुझे पिछले 3 साल से गाइड करते आ रहे हैं, हर एक मिस्टेक को वो अपना छोटे भाई की तरह ट्रीट करते। तो मैं उनके लिए जितना भी कहूँगा कम लगेगा। वो मेरे गुरु हैं, ही इज स्टिल माय कोच एंड ही इज द लेजेंड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मेरी मुलाकात अमित भैया से लॉकडाउन के बाद 2022 में हुई थी, और मैं तभी भी क्रिकेट खेलता था। बाय प्रोफेशन नहीं खेलता था, बट खेलता था। और जब मेरी मुलाकात अमित भैया से हुई तो उन्होंने मेरा पोटेंशियल देख के बोला कि आप पावर लिफ्टिंग में आ सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप अपने पे वर्क करो। और उन्होंने मुझे गाइड किया, और मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी होती है कि मैं उनके गाइडलाइन के अंदर काम करता हूँ।
तो अमित जी, आपने जो सफलता हासिल की है तो उसके लिए तो एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आपको। और आपके गुरुजी ने काफ़ी कुछ कहा आपके बारे में, क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुजी को? सर उनको बस थैंक यू बोलना चाहेंगे एंड काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने उन्होंने मुझे थ्रू आउट द ईयर्स एंड कभी भी मुझे बोला है कि जो करना है अच्छे से करो, मन से करो, किसी भी गलत चीज़ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसके मैं भी सख्त खिलाफ रहा हूँ शुरू से कि कभी भी किसी ड्रग यूज़ का स्पोर्ट्स में जगह नहीं होना चाहिए। एंड उन्होंने मुझे यही बोला है कि जो भी करो राह साफ करो, दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं रखना है, अपनी जगह पे सही रहना है एंड इसी को लेकर कंटिन्यू रहना है और मेहनत करते रहो, फल आगे चलकर मिलेगा ही मिलेगा। जी, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता होगा अमित किशन जी आपका, मतलब कि सुबह उठते हैं एक्सरसाइज, बॉडी मतलब कि जिम जाकर अपने आप को फिर से एक वर्कआउट करना, तो मतलब कि इन सब के अलावा अपने प्रोफेशन के अलावा और क्या कुछ एक्स्ट्रा करना पसंद करते हैं आप? फुर्सत मिलता है तो किस तरह अपना समय बिताते हैं आप? सर मेरा सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है मूवीज़ बाहर जाकर देखना एंड ख़ास करके हॉलीवुड मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो थिएटर में जाके मूवीज़ देखना बस एक यही चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके किसी अच्छी जगह खाना खाना, बस यही दो चीज़ें हैं सर जो कि मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने जो बिहार के लिए, भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो आपने काम किया और जो आपने उपलब्धि हासिल की, वाकई में युवा भी आपको रोल मॉडल मानते हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं। आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि मैक्सिमम बेंच प्रेस आपका कितना है? सर जिम में जो मैंने प्रैक्टिस में बेंच प्रेस मारा था वो करीब 205 किलोग्राम का था एंड स्टेज पे मैंने अभी तक जो अभी लास्ट कंपटीशन हुआ था उसमें मैंने 182.5 किलोग्राम्स किया है। मेरा एक ये गोल है कि स्टेज पे मुझे वो 200 किलोग्राम का जो मार्क है उसको मुझे ब्रेक करना है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ एंड कोशिश रहेगी कि अगले कंपटीशन में जो मैं पार्टिसिपेट करूँगा उसमें मैं वो 200 केजी का जो मार्क है उसको ब्रेक करूँगा। जी, तो मैक्सिमम स्क्वाट कितना आप मार लेते हैं? सर मैक्सिमम स्क्वाट मैंने मैक्स प्रैक्टिस में 290 किलो का लगाया है एंड मैक्सिमम डेडलिफ्ट जो है वो भी मैंने 290 किलो की लगाई है। जी, इन सब के पीछे जो मेहनत, मतलब कि हमने एक छोटा सा तो वीडियो ही देखा, लेकिन इसके पीछे पता नहीं आप कितना मेहनत करते होंगे, वर्कआउट करते होंगे। आसानी से आसान भाषा में हम लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि मेहनत बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो मतलब कि कैसे इसके लिए खुद को आपने तैयार किया? मतलब क्या स्टार्टिंग से आपको मालूम था कि आपको एक एथलीट बनना है? किसी का सपोर्ट रहा, किसी का सपोर्ट नहीं रहा, क्या बताना चाहेंगे? सर कोई ऐसा मेरा गोल नहीं था कि मुझे एथलीट बनना है या फिर मुझे कभी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। बस मेरा ये था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में एंड आगे चल के कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन चीज़ें होती गई, मैं मेहनत करते गया एंड जिम जाते जाते फिर मुझे जब स्पोर्ट्स के बारे में पता चला तो इसमें मेरी रुचि बढ़ी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे स्पोर्ट्स और मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ स्पोर्ट्स को, तो इसमें भी मैं एक्सेल करता गया, मेहनत करता गया एंड फिर मुझे मौका मिला। तो ये चीज़ मैं युवाओं को भी बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, अपने जगह पे सही रहिए, आप कुछ गलत मत करिए, अपने जगह पे सही रहिए और मेहनत करते रहिए करते रहिए करते रहिए, अंत में आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, पावर लिफ्टिंग की जब भी बात आती है तो हम ये पहले जानना चाहेंगे कि जो कॉमन पर्सन है उनके लिए कि उनके पास समय की भी कमी होती है और उनका मोटिव होता है, उनका लक्ष्य होता है कि अपने फैट परसेंटेज को कम करना, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, बोथ समय की कमी है। और स्टूडेंट्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी समय की भी कमी है और पैसे भी खर्च नहीं कर सकते उतना, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा आपका? कैसे अगर वो घर पे ही सब कुछ करना चाहते हैं, डाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? सर जो कॉमन पर्सन्स हैं जिनके पास समय नहीं मिलता एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, चाहे वो जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन की कमी है एंड बहुत हाई प्रोटीन डाइट वो नहीं ले सकते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत आप जो भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं, चाहे पुशअप्स हो गए, चाहे आप चिनअप्स हो गए या फिर पैरेलल डिप्स हो गए, आप इन सब चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। खास करके मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि बाहर निकल कर वो अगर सुबह सुबह टहलते हैं तो उससे अच्छी एक्सरसाइज उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रेश हवा भी उनको मिलेगा एंड टहलना काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज होता है, खास करके बुज़ुर्गों के लिए। उनके घुटने भी अच्छे रहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी उनकी बहुत अच्छी रहती है एंड
पूरे थ्रू आने वाले जो दिन होता है उनका, उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं। एंड जो बच्चे होते हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास डाइट के ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते कीमतों पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं, जिससे आपको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन भी मिल जाएगा एंड आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे हमारे बिहार में सत्तू का प्रचलन बहुत ज़्यादा है सर, तो सत्तू एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स माना जाता है। तो जिनके पास बजट का अभाव है तो वो सत्तू का सेवन कर सकते हैं, उससे उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। फिर सोया चंक्स हो गए सर, सोया बड़ी जो हम लोग गांव में भी बनाते हैं एंड हमारे शहर में भी इजीली उपलब्ध है, तो सोया बड़ी का भी वो प्रयोग कर सकते हैं। एंड अंडे सर, अंडे भी काफ़ी, अगर देखा जाए प्रोटीन के जो भी सोर्सेस होते हैं उनमें काफ़ी सस्ता होता है। अगर आप पर पाउंड ऑफ प्रोटीन जो उससे प्राप्त हो रहा है उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो अंडा एक बहुत ही सस्ता विकल्प है प्रोटीन सोर्स का, और काफ़ी प्योर प्रोटीन उससे आपको मिलता है, तो अंडों का सेवन आप कर सकते हैं। एंड एक्सरसाइज सर, मैनुअल एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया आपको, शुरुआत में आप पुशअप्स एंड चिनअप्स, मान लीजिए कि आपका घर है, अगर वहाँ पे कोई छज्जा है या फिर कोई चौखट है तो उस पर आप लटक के चिनअप्स वगैरह कर सकते हैं। एंड अगर आप पुशअप्स वगैरह है तो पुशअप्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस है सर, कि आप नॉर्मल जो ज़मीन है उस पर लेट कर आप पुशअप्स कर सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको बढ़ानी है तो पैर को आप किसी सोफ़ा पे या फिर बेड पे रख के आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हैं, और ताकि आपका जो मसल ग्रुप है, अलग अलग मसल ग्रुप्स में उसमें आपको इफ़ेक्ट पड़ता है एंड आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है पुशअप्स मारने में तो आप थोड़ा ऊंचाई बढ़ाकर भी पुशअप्स कर सकते हैं, जिससे आपको डिफ़िकल्टी कम होगी। सो इन सब छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है एंड आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा सर। सो बहुत आसान है इन सब चीज़ों का करना। अपने स्तर से थोड़ा सा वो रिसर्च करेंगे, आजकल इंटरनेट हर किसी के पास मौजूद है, तो अपने स्तर से थोड़ा सा वो रिसर्च करेंगे तो उनको पता भी चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस कैसी करनी है एंड किस प्रकार से करनी है। सो बहुत ईजी है सर। जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतर जानकारी आपने दी, चाहे वो डाइट को लेकर हो या फिर अगर जो लोग जिम नहीं जा रहे हैं घर पे भी मतलब कि अपना बॉडी एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। अमित जी, एक आप जैसे लोग होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट, जो मतलब कि बॉडी बिल्डअप करने के बाद कुछ आगे का सोचते हैं, मतलब कि एक माइंड सेट होता है मतलब कि स्पोर्ट्समैन का, एथलीट का, लेकिन एक वैसे लोग भी होते हैं जो मतलब कि सोशल मीडिया फेम के लिए मतलब फिजिक्स बनाते हैं, फिजिक्स अच्छा उनका बन भी जाता है, तो मतलब कि फ़र्क क्या है इन दोनों में, उसमें और इसमें कौन सा बेटर है? सर जैसे कि आजकल जो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है सर, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी प्रमोट की जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली सर इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी प्रमोट हो रही हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे, मैं सब नहीं बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि गालियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं एंड बहुत ज़्यादा वो मतलब अच्छा फिज़िक के चक्कर में ड्रग यूज़ का बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं सर, कि इनसे कुछ नहीं होता एंड आप जो छोटे बच्चे हैं उनको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी शुरू करो एंड एक साइकिल से कुछ नहीं होता, आप मतलब बना लोगे एंड आगे चल के आपको कुछ इसके दुष्परिणाम आपको झेलने नहीं पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है सर। किसी भी प्रकार से किसी भी ड्रग का आप प्रमोट अगर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो ये किसी अपराध से कम नहीं है एंड ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे जो सोशल मीडिया पर रहते हैं और देखते हैं उन पर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है ये। एंड बहुत ज़्यादा फिटनेस इन्फ्लुएंसर आजकल मैं देख रहा हूँ सर कि गालियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनको लगता है कि वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बहुत कूल दिख रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि आने वाली जो जनरेशन है उन्हें देखकर क्या सीख रही है एंड उन्हें देखकर अपने घर में भी वो अपने माता पिता एंड अपने रिश्तेदारों से किस तरह से बात करेंगे। सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर देखा जाए सर तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है पॉजिटिव चीज़ें प्रमोट करने के लिए, एक अच्छी डाइट प्रमोट करने के लिए, एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन प्रमोट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें सर बिना गाली दिए भी की जा सकती हैं। अमित जी, योग के बारे में आपकी क्या राय है? सर योग काफ़ी अच्छा विकल्प है, जिनके पास जैसे कि हमारी बात हो रही थी कि जिनके पास समय का अभाव है या फिर जो
जिम नहीं जा सकते हैं, घर पर बैठकर ही काफ़ी अच्छी योग की क्रियाएं हैं जो कि कर कर स्वस्थ रहा जा सकता है, और नॉट जस्ट फिज़िकली, मेंटली भी हमारा जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है योगा। एंड मेरी मम्मी और पापा भी खास करके योगा का निरंतर नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, जिसका उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी मिला है। सो हम सभी को योग को अपनी जीवन शैली में लाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम जैसा कि हमने दर्शकों को शुरुआत में कहा था कि जो लोग पावर लिफ्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, कैसे वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ताइए इन्हीं से जानते हैं अमित किशन जी से। अमित जी, जो लोग पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, एथलीट बनना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, कैसे वो अपने आप को बिल्डअप करे, कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है? सर, सबसे पहले जो पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं वो नॉर्मल अपना जिम जाना शुरू करें, जिम में एक्सरसाइज करना शुरू करें, एंड उसके बाद वो जो पहला अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जो कंपटीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट मीट जो होता है, उसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो आप वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, आप उनसे संपर्क करिए और उनसे पता करिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होने वाला है उसकी डेट क्या है एंड कब वो होने वाला है। एंड जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप पार्टिसिपेट करते हैं, सो उसके बाद फिर सालाना हमारा स्टेट चैम्पियनशिप होता है सर। तो आप स्टेट चैम्पियनशिप में फिर पार्टिसिपेट करिए। उसमें अगर आपका प्लेस आता है, आपका मेडल आता है, तो आपके चांसेस रहते हैं कि आप सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाते हैं जो अगला सीनियर नेशनल या फिर जूनियर नेशनल आपका होने वाला होता है, तो उसमें आप सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाते हैं। एंड फिर आपको चांसेस मिलता है नेशनल में पार्टिसिपेट करने का। एंड नेशनल में भी पार्टिसिपेट करना, सिर्फ पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि काफ़ी बड़ा गेम होता है एंड काफ़ी रेप्यूटेड गेम होता है। सो उसमें पार्टिसिपेट करने पर अगर आपका मेडल आता है, तो फिर आपके चांसेस बनते हैं कि आप फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए हो सकता है आपको अलग से ट्रायल देना हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट होता है, तो उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन भी करनी होती है। सो उसमें फिर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एंड वो उसमें भी पार्टिसिपेट करना सर बहुत बड़ी बात होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती है। सो यही रास्ता है सर। ये जैसे मैंने बहुत कम शब्दों में इसको बताया, लेकिन ये काफ़ी लंबा रास्ता होता है, इसमें सालों लग जाते हैं, जो मैंने भी सालों इसमें दिए हैं। एंड आप बस चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी भी चीज़ से भागना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, मेडल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे नहीं होगा। आप मेहनत करते रहिए, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा। तो इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर मेडल नहीं आ रहा है, कम से कम आपका स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है। सो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ ही मिल रही है, कुछ आप गवा नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, नाम के साथ एक तमगा भी तो लग जाता है अगर कहीं आप प्रतिभाग लेते हैं, बशर्ते भले आप मेडल ना जीते हो, लेकिन तमगा एक लग जाता है। और आपने सही कहा कि संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, मतलब कि रास्ते लंबे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने पाँव आप पीछे कर लें। हमने दो तरह के लोग देखे हैं अमित किशन जी इस प्रोफेशन में। जो लोग बॉडी बिल्डअप करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिन्होंने अपनी अच्छी फिजिक्स बनाई है, उनका एक मेंटल इफेक्ट होता है। एक वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो काफ़ी हम्बल हो जाते हैं, जैसे कि मुझे आप लग रहा है, और आप है भी काफ़ी सुगमता के साथ आप अपनी बातों को रखते हैं और एडवाइस भी करते हैं। लेकिन एक वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनमें एक इगोस्टिक हो जाते हैं। वो थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को लगता है कि हाँ कोई है नहीं, अपने आप को समझने लगते हैं वो। तो आपने कुछ ऐसा नोटिस किया अपने बारे में, या फिर आपके साथ ऐसा कोई अनुभव? नहीं सर, मेरी जो अपब्रिंगिंग जिसको बोलते हैं, जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, वो मुझे मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं सिखाया कि अपने से किसी को छोटा समझो। जो भी है सब आप उनसे छोटे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। आप चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त करिए, उनके पाँव छूइए। एंड होते हैं कुछ ऐसे लोग जो सर मतलब कुछ थोड़ा बहुत भी अचीव कर थोड़ा ईगो आ जाता है उनमें, एंड थोड़ा सा घमंड की भावना उनमें आ जाती है। तो सर ये मेरे ख्याल से गलत चीज़ है। मेरा एक मानना है सर कि पेड़ अगर वो फलों से लद जाता है तो और ज़्यादा झुक जाता है, ना कि और ज़्यादा लंबा हो जाता है। सो मेरा यही मानना है कि अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप उस चीज़ को आगे लेकर जाएं, ताकि लोग भी आपको देख के आपको फॉलो करें एंड उस चीज़ को दोहराने की कोशिश करें। अगर आप में ही घमंड आ जाएगा तो लोगों को लगेगा कि मतलब आप
ये सब अचीव करने के बाद भी इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो ख़राब हो जाती है। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती है हमें उसको अच्छे से आगे लेके जाना चाहिए, जो ताकि जो अगर बच्चे हमें देख रहे हैं तो वो कुछ अच्छा हमसे सीखें, ना कि कुछ ख़राब। जी अमित जी, एशियन अफ्रीकन बेंच प्रेस में जब आपने गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल लेवल पर, और उस वक्त जब आपको विनर घोषित किया गया, उसके बाद राष्ट्रगान बजा, तो उस वक्त का आपका अनुभव कैसा था? क्या फील कर रहे थे आप उस वक्त? सर जैसे कि आपने जैसे बोला तो अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सो उस टाइम पे भी बिल्कुल वो जो फीलिंग है सर, उसको डिस्क्राइब शब्दों में नहीं किया जा सकता। जो आप पोडियम पे चढ़ते हैं एंड अपना फ्लैग लेके जब आपका नेशनल एंथम बजता है, ये सब चीज़ मैंने टीवी में देखी थी एंड अलग अलग एथलीट्स को देखी थी। ये चीज़ जब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ये होगा, एंड ये मेरा एक सपना था जो कि पूरा हुआ। एंड जब मैं वहाँ खड़ा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक टाइम के लिए ये लग रहा था कि विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये सच है या फिर सपना है, लेकिन भगवान की दया से एंड अपने बड़ों के आशीर्वाद से वो चीज़ पूरी हुई। एंड वो सर शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता उस फीलिंग को। क्या बात है, बहुत ही खूब। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई डीडी बिहार के माध्यम से, और you, sir. बहुत बहुत शुभकामना Thank you, आगे sir. के लिए भी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित किशन थैंक यू जी। सर। तो दर्शकों, आज का ये खास कार्यक्रम बिहार बिहान आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कार्यक्रम काफ़ी खास लगा होगा, और जो लोग पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, उस दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एपिसोड बिहार बिहान काफ़ी खास रहा होगा। तो अपना खत जो है ईमेल आईडी के माध्यम से हमें दे सकते हैं, अपना पत्र दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, और उसके लिए उठाएं कागज़ और कलम, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।